हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज तरावगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2023 के लिए जो आपका सिलेबस 2022 है, जिसको हम न्यू सिलेबस बोल रहे हैं, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 2 रिलीज किया है। और आज हम एमक्यूपी सेट 2 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे के पूरे सॉल्यूशन जो है वो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 का भी पैटर्न बिल्कुल सेम रखा है जो आपका एमक्यूपी सेट 1 था। इसका मतलब ये चीज तो बिल्कुल क्लियरली इंस्टीट्यूट आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन का जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो यही रहने वाला है। क्योंकि अगर एमक्यूपी सेट 1 और एमक्यूपी सेट 2 दोनों का पैटर्न में अगर बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी डिफरेंस होता तो एक चांसेस बनते थे कि पता नहीं इंस्टीट्यूट एग्जाम में कौन सा पैटर्न लेकर आएगा। लेकिन दोनों ही सेट जो है एमक्यूपी सेट 1 और सेट 2 दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसका मतलब आप अपना एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी सेम पैटर्न में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो पैटर्न क्या है मैंने आपको एमक्यूपी सेट 1 के टाइम पे भी बताया था, दोबारा क्लियर कर देता हूं। सर जैसा कि हमें पता है कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हर बार एग्जाम से पहले हम आपके लिए इस तरीके की जो एमटीपी सीरीज होती है, एमक्यूपी सीरीज होती है, वो लेकर आते हैं। रिवीजन सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज हम आपके लिए कंडक्ट करते हैं। तो काफी सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे ऐसा मिल जाता है जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता और आपको उसका काफी बेनिफिट भी होता है। और आप हमारी क्लासेस बाई करना चाहें तो वेबसाइट पे जा सकते हो, मोबाइल ऐप भी है हमारी, वहां से भी आप बाई कर सकते हो। तो सर 100 नंबर का पेपर 3 घंटे आपको मिलते हैं। और जैसा कि एमक्यूपी सेट 1 में हमने देखा था कि इस बार इंस्टीट्यूट ने चेंज ये किया था पुराने पेपर्स के कंपैरिजन में कि सर सेक्शन ए में जो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन आता था, पहले उसमें 3 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होते थे। एमसीक्यू के साथ साथ वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी होते थे। बट इस बार इंस्टीट्यूट ने फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स खत्म कर दिया है और अब से इंस्टीट्यूट पहला जो क्वेश्चन होगा कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें आपसे 30 मार्क्स के एमसीक्यू पूछेंगे, जिसमें आपको 15 एमसीक्यू 2 मार्क्स ईच देखने को मिलेंगे। 15 एमसीक्यू 2-2 नंबर के आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको सेक्शन बी देखने को मिलेगा। 15 एमसीक्यू के बाद आपको सेक्शन बी देखने को मिलेगा। सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे। एक बार मैं पहले पैटर्न दिखा देता हूं आपको, उसके बाद आराम से हम पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। सर सेक्शन बी जो है इसमें आपको टोटलिटी में 7 क्वेश्चन दिखाई देंगे और 7 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और हर क्वेश्चन की वेटेज रहेगी 14 मार्क्स की। तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू और 70 मार्क्स का आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर देखने को मिलेगा। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो भी एक बार आपको एनालाइज करवा दूं प्रैक्टिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर सेकंड क्वेश्चन जो है ए पार्ट 100% प्रैक्टिकल है, बी पार्ट भी 100% प्रैक्टिकल है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के भी दोनों जो पार्ट है सर वो भी 100% प्रैक्टिकल है। मतलब सेकंड क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिकल, थर्ड क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिकल। सर फोर्थ क्वेश्चन भी पूरा प्रैक्टिकल, फोर्थ क्वेश्चन भी पूरा प्रैक्टिकल। फिफ्थ जो क्वेश्चन है सर वो भी पूरा प्रैक्टिकल। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है सर वो भी 14 नंबर का पूरा पूरा प्रैक्टिकल। तो बस मेरा तो काम हो गया, मुझे तो 5 ही तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 7 में से। मतलब मैं आपको ये एनालाइज करवाना चाह रहा हूं कि जो सेक्शन बी है उसमें आप 70 मार्क्स का पूरा पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको उसके लिए थ्योरी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने देखा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बी पार्ट थ्योरी देखने को मिला और क्वेश्चन नंबर 8 जो देखा वो 100% थ्योरी। बट सर मेरे को थ्योरी अगर अटेम्प्ट नहीं करनी, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मेरी कोशिश होनी चाहिए सर 70 मार्क्स का जो सेक्शन बी है उसमें मैं 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करूं और 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेकर आ सकूं। एमसीक्यू जो होता है, देखो एमसीक्यू नो डाउट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चलता है, लेकिन एमसीक्यू में फालतू नंबर नहीं कटते।
फालतू नंबर कटने से मेरा मतलब है, अगर आप एक 4 नंबर 5 नंबर का 7 नंबर का अगर एक थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको उसमें 7 में से 7 नहीं मिलने। जैसे मैंने आपको अभी अभी क्वेश्चन नंबर 7 दिखाया, सर क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पे 7 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन है, कितना भी अच्छा क्यों नहीं लिख लेना, एग्जामिनर 7 में से 7 नंबर तो नहीं देने वाला। सिमिलरली ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ये 5-5 नंबर के पार्ट है, ये 4 नंबर का है, सर कितना भी अच्छा क्यों नहीं लिख ले, 5 में से 5 नंबर आना थियोरेटिकल में मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देख रहे हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर है, तो कोशिश करो ना उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की। तो सेक्शन बी में मेरा सजेशन हमेशा बच्चों को यही रहता है, 70 आउट ऑफ 70 के लिए जाओ और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करो। एमसीक्यू, सर एमसीक्यू जो है उसमें फालतू नंबर तो कटना नहीं है, सही है तो 2 में से 2 मिलेगा, गलत है तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह है सर कंपलसरी क्वेश्चन सेक्शन ए में 30 में से 30 नंबर आ सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं, और अगर सेक्शन बी में 70 नंबर का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकता हूं तो सर प्रैक्टिकल में पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का ये जो पेपर का पैटर्न है, इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लेकर आ सकते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सर ये जो पेपर का पैटर्न है मुझे तो काफी अच्छा पैटर्न लग रहा है, जो कि काफी स्कोरिंग भी लग रहा है, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। क्योंकि पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स होते थे, ट्रू फॉल्स होते थे, वो थोड़ा सा ट्रिकी होते थे। फिल इन द ब्लैंक्स में काफी मुश्किल हो जाता है कई बार बच्चों के लिए ये सोचना कि इस ब्लैंक के अंदर क्या है, जबकि एमसीक्यू जो है उसमें थोड़ा रिटेन करना, याद आना थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। तो ये पेपर का पैटर्न मुझे तो बेस्ट पैटर्न फिलहाल के लिए लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए कंपलसरी क्वेश्चन, जिसमें आपको 15 एमसीक्यू ऑफ 2 मार्क्स ईच देखने को मिल रहे हैं। अकॉर्डिंगली ये सेक्शन आपके लिए 30 मार्क्स देकर जाएगा, वो भी काफी कम टाइम में। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। पॉइंट नंबर 1 थियोरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। सर इनमें से कौन सा फीचर जॉब कॉस्टिंग का नहीं है? नहीं है। पॉइंट नंबर ए, ईच जॉब मेंटेन्स इट्स सेपरेट आइडेंटिटी थ्रू आउट द प्रोडक्शन स्टेज। सर बिल्कुल, जॉब कॉस्टिंग में हर एक प्रोडक्ट की जो यूनिट होती है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। तो ये तो करेक्ट आंसर है, मतलब ये फीचर है जॉब कॉस्टिंग का। द जॉब इज मेंट फॉर ए मास मार्केट। क्या जॉब जो अप्लाई होती है वो मास मार्केट के लिए अप्लाई होती है? आंसर इज नो। इसका मतलब बी जो है, दिस इज नॉट ए फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी पढ़ते हो तो प्रोडक्शन पैटर्न इज नॉट रेपिटेटिव एंड कंटिन्यूअस। सर ये भी ठीक है, मतलब जॉब कॉस्टिंग का फीचर तो ये होता है कि हम कंटिन्यूअस प्रोडक्शन नहीं करते। एंड प्रोडक्शन बिगिंस ओनली आफ्टर गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर। सर जॉब कॉस्टिंग में ये होता है, पहले ऑर्डर रिसीव करते हैं, देन कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली माल बनाया जाता है। बी विल बी द करेक्ट आंसर कि सर द जॉब इज मेंट फॉर ए मास मार्केट, दिस इज नॉट द फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मैं कहता हूं ओपनिंग क्लोजिंग ना भी हो तो आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लेकिन यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखा तो है, बट पर यूनिट लिखा है। सर पर यूनिट नहीं होता, टोटल होता है। फैक्ट्री ओवरहेड तो सर पहले ही हो जाता है, डायरेक्ट लेबर भी पहले आ जाती है, तो आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। होता क्या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बट पर यूनिट तो नहीं, टोटलिटी में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट होता, यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट होता, तो मैं यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट आपको ठीक बोल सकता था। पॉइंट नंबर 3, चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड्स दैट रिजल्ट सोलली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कॉस्ट सेंटर। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सर अगर कोई खर्चा किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, किसी स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर से रिलेट करता है और उसमें वो सारा का सारा खर्चा डाल लिया जाता है, तो उसको एलोकेशन बोला जाता है। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एलोकेशन। चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड
that results solely for the existence of that cost center is known as allocation. Next, point number 4. PV ratio, profit volume ratio will increase. सर पीवी रेशियो दो ही वजह से इंक्रीज हो सकता है, या तो सेलिंग प्राइस बढ़े या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो, बस इसके अलावा कोई इंपैक्ट नहीं आता. देयर इज ए डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट. सर फिक्स्ड कॉस्ट का पीवी रेशियो से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो चाहे आप डिक्रीज बोलो चाहे इंक्रीज बोलो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर सेलिंग प्राइस में डिक्रीज होगा तो सर पीवी रेशियो तो कम हो जाएगा. तो देयर इज ए डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सर अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन बढ़ने का मतलब आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बढ़ के आएगा. डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5. द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. आपको बताना है इनमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं है. सर ल्यूब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट है, कॉटन वेस्ट भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आता है, अपोर्शन्ड एडमिन ओवरहेड भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आता है, लेकिन नाइट शिफ्ट अलाउंस पेड टू ए फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर. सर जनरल वर्क प्रेशर की वजह से जो नाइट शिफ्ट अलाउंस पे किया जाता है वर्कर को, वो डायरेक्ट वेजेस का पार्ट होता है. डी विल बी द करेक्ट आंसर कि सर ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट नहीं है, ये डायरेक्ट वेजेस का, डायरेक्ट लेबर का पार्ट होता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 6. Which of the following would not be used to estimate standard direct material prices? कहते हैं जब आप डायरेक्ट मटेरियल के स्टैंडर्ड प्राइसेस डिटरमाइन कर रहे होते हो तो इनमें से कौन सा यूज नहीं किया जाता? द अवेलेबिलिटी ऑफ बल्क परचेज डिस्काउंट. अगर आपको बल्क परचेज का कोई डिस्काउंट अवेलेबल हो तो वो कंसीडर किया जाता है कि नहीं किया जाता? सर बिल्कुल किया जाता है. परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्रीड. सर परचेज कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी हो चुके हैं, एग्री हो चुके हैं, सर उसकी अगर बात करें तो उसका एज सच कोई यूज नहीं होता है. द फॉरकास्ट मूवमेंट ऑफ प्राइसेस इन द मार्केट. सर बिल्कुल कंसीडर किया जाता है. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इन ऑपरेशन. सर जो ऑपरेशन में स्टैंडर्ड चल रहे होते हैं उनको भी यूज किया जाता है. तो बी जो है परचेज कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी एग्रीड हो चुके हैं उसका फ्यूचर के स्टैंडर्ड सेट करने में कोई यूज नहीं होता. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी जो एग्री हो चुके होते हैं उनका डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस का स्टैंडर्ड बनाने में हम किसी तरीके का कोई यूज नहीं करते. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7. द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जेपीबीपी, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, इज टू डिटरमाइन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, टू डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन, और नन ऑफ द अबव. सर हम जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका मेन पर्पस क्या है? सर हम वहां पे प्रोडक्ट वाइज अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं, जॉइंट कॉस्ट को प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके. तो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट नंबर 7. द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट इज. आप जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का चैप्टर देखते हो जिसको आप जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट अकाउंटिंग भी बोल सकते हो. वो क्यों करते हो, क्या पर्पज है उसका? डिटरमाइन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट. क्या आप उस चैप्टर में कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालते हो? आंसर इज नो.
डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या जेपीबीपी चैप्टर में आपने कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल ली? सर आंसर इज नो। डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन, सर आंसर इज यस। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में आप क्या करते हो, जो ज्वाइंट कॉस्ट होती है, उसको प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। क्यों? ताकि आप हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सको। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 इज सर्टेन प्रोसेस। देखो 1 से लेकर 6 तक, अभी तक जितने भी आपने एमसीक्यू देखे ये 6 के 6 एमसीक्यू थ्योरी थे, लेकिन 8 जो है 1 से लेकर 7 तक जो देखे वो थ्योरी थे, 8 जो है वो प्रैक्टिकल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक में से है। इस सर्टेन प्रोसेस नीडेड स्टैंडर्ड लेबर ऑफ 24 स्किल्ड लेबर आवर्स एंड 30 अनस्किल्ड लेबर आवर्स एट ₹60 एंड 40 रेस्पेक्टिवली। आपको स्टैंडर्ड आवर बताए 24 एंड 30, रेट बता दिए दोनों के 60 और 40 एज द स्टैंडर्ड लेबर रेट। एक्चुअल में 20 एंड 25 लेबर आवर वर यूज्ड एट 50-50 रेस्पेक्टिवली। एक्चुअल में 20 घंटे और 25 घंटे यूज हुए, दोनों का रेट 50-50 रुपए। देन द लेबर मिक्स वेरियंस विल बी, सर मिक्स वेरियंस का फॉर्मूला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स तो अपने पास है, दैट इज 20 और 25, मतलब टोटल 45। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप कहते हो सर 45 आवर्स जो है अगर उसको स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड किया जाए, स्टैंडर्ड रेशियो क्या है 4:5 का प्रोपोर्शन है, तो अगर 45 को 4:5 के प्रोपोर्शन में डिवाइड किया जाए तो सर ये 20 और 25 ही आ रहा है। तो अगर 20 - 20 करोगे, 25 - 25 करोगे तो सर 0 आएगा, तो आंसर आएगा इसका सी, 0 विल बी द मिक्स वेरियंस। क्योंकि मिक्स वेरियंस का मतलब है प्रोपोर्शन में चेंज होना। आप देखोगे यहां पे भी 4:5 का प्रोपोर्शन है और यहां पे भी तो ये 4:5 का ही प्रोपोर्शन है, तो जिस प्रोपोर्शन में हम सोच रहे थे उसी प्रोपोर्शन में अगर आपने यूज किया है तो मिक्स वेरियंस विल बी 0, मिक्स वेरियंस विल बी 0, नील। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, 1200 यूनिट्स, ये भी प्रैक्टिकल है। 1200 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन ए प्रोसेस in which 120 यूनिट इज द नॉर्मल लॉस। आपने 1200 यूनिट इंट्रोड्यूस करी, उसमें से 120 यूनिट का नॉर्मल लॉस है, तो सर 1200 में से अगर 120 यूनिट का नॉर्मल लॉस है तो आप मान के चलोगे 1080 यूनिट मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल आउटपुट आपको केवल 900 यूनिट मिला, आपको 1080 मिलनी चाहिए, केवल 900 मिला, तो इसका मतलब 180 यूनिट आपका अब नॉर्मल लॉस है। देन देयर इज अब नॉर्मल लॉस ऑफ 180 यूनिट्स, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 180 यूनिट्स का अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट होके आएगा, 180 यूनिट का अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट होके आएगा। नेक्स्ट 10th, सर ये भी प्रैक्टिकल है। Z लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर ₹12 पर यूनिट। सर सेल करेंगे 1 लाख यूनिट 12 रुपए के हिसाब से, ठीक है। द फिक्स्ड कॉस्ट आर 2,80,000, ओके है। इन ऑर्डर टू रियलाइज ए प्रॉफिट, कमाना है अपने को 2 लाख। What would be the variable cost? सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी वो कैलकुलेट करके बताओ। तो इसके लिए सिंपली आप अगर सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगा लेता हूं, बात सेल यूनिट्स में है तो यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। सर सेल 1 लाख यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट है 2,80,000 प्लस प्रॉफिट कमाना है अपने को 2 लाख। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर में अगर मैं यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करता हूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है मेरा 4.8 पर यूनिट। सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.8 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन 4.8 है, सेलिंग प्राइस आपका 12 है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? तो सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी आपकी 7.2। बट यहां पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें जो 4 ऑप्शन है वो पर यूनिट नहीं है, टोटल है। कोई दिक्कत नहीं सर, 7.2 पर यूनिट है, 1 लाख यूनिट है, तो 7,20,000 विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 7,20,000, 7,20,000 आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करें 11th, तो सर ये भी प्रैक्टिकल है। ए फर्म हैज फिक्स्ड एक्सपेंसेस ₹90,000
सेल है 3 लाख की, प्रॉफिट है 60,000 का, तो फिर पीवी रेशियो क्या होगा? तो सर सेल रुपी वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहां पे, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। सर सेल आप 3 लाख रुपए की यहां पे कर रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 रुपए, प्रॉफिट 60,000 रुपए, तो पीवी रेशियो आपका यहां से आ जाएगा, और पीवी रेशियो आ गया सर 50%। डी विल बी योर करेक्ट आंसर, 50% विल बी योर आंसर। तो 11 क्वेश्चन में अभी तक 4 प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं, और 7 जो थे वो आपको थ्योरी देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो प्रैक्टिकल, नेक्स्ट वन इज ऑल्सो प्रैक्टिकल। अगर आपका कॉस्टिंग का लॉस 5600 है, रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन, एडमिन ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड बीइंग 600, तो सर ये और लॉस माइनस हो जाएगा, तो 5600 माइनस का तो था ही, अंडर अब्सॉर्ब माइनस हो जाता है, तो सर ये माइनस का 6200 हो जाएगा। तो लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितना होगा? 6200। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 12 एमसीक्यू में से 5 प्रैक्टिकल, 7 थ्योरी। और आगे की अगर मैं बात करूं तो सर आगे के जो 3 हैं वो वैसे तो थ्योरी दिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट 13 मटेरियल के चैप्टर में से एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी द फॉलोइंग इज ट्रू। कहते हैं ईओक्यू के लेवल पे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताना जरा। ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है सर? नहीं, हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का जो समअप होता है वो मिनिमम होता है, कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है सर? ऐसा भी नहीं है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट, सर आंसर इज यस। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वही लेवल होता है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। परचेज प्राइस मिनिमम वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट 14 ए कंपनी हैज टू पे ए ₹1 per unit royalty to the designer of a product which it manufactures and sells. सर रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सिंपल सी बात है। द रॉयल्टी चार्ज वुड बी क्लासिफाइड इन द कंपनीज अकाउंट एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। सर रॉयल्टी जो है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और 15 तो लास्ट की बात करें तो इफ द टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, कहते हैं अगर आपका टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड टाइम से 50% से कम हो, मान लो मैं कहता हूं आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 10 घंटे था और आपने जो एक्चुअल टाइम लिया वो लिया से एग्जांपल 6 घंटे, इसका मतलब टाइम सेव्ड जो है वो मैंने लेस देन 50% रखा है। टाइम सेव कितना रखा है मैंने? टाइम सेव रखा है मैंने 4 घंटे, तो 10 का 4 घंटे 40% होता है। क्वेश्चन की सिचुएशन बना दी मैंने। Then the wages under Rowan and Halsey premium plan on comparison gives equal wages under 2 option। चेक कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमें पता होता है बट फिर भी चेक करके देख लेते हैं। अगर आप हालसे प्लान देखते हो तो सर हालसे प्लान कहता है, कोई भी रेट भी एज्यूम कर लेते हैं, मैं टाइम रेट एज्यूम कर लेता हूं 5 रुपए पर आवर का, 5 रुपए पर आवर का। हालसे कहता है टाइम टेकन सर 6 घंटे लिए, रेट पर आवर 5 रुपए प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड जो कि मैंने 4 घंटे लिया, मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर 5 रुपए, तो सर ये आता है 30 रुपए एक आ गया, और 2 into 5 10 रुपए एक आ गया, 40 रुपए। जबकि रोवान में जाते हो तो 6 into 5 तो सेम रहता है, प्लस बोनस का तरीका होता है उनका टाइम सेव्ड 4 घंटे अपॉन में टाइम अलाउड 10 इंटू टाइम टेकन 6 इंटू में रेट पर आवर, तो सर ये कैलकुलेट होके आता है आपका, कोई भी फिगर लेके कर लेना, चाहे आप जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो सेम मिलेगा 42। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब आपका टाइम सेव्ड लेस देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम होगा तो रोवान प्लान में वेजेस ज्यादा आएगी। पहला तो गलत हो गया, ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मोर वेजेस टू वर्कर अंडर हालसे प्लान, सर नहीं। मोर वेजेस टू वर्कर अंडर रोवान प्लान देन हालसे, सर यस, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आपको थ्योरेटिकली याद है आप डायरेक्ट आंसर लिख देना कि रोवान में ज्यादा होता है, नहीं पता तो आप इस तरीके से कोई भी एग्जांपल लेकर अपना डिराइव कर लो कि सर सही ऑप्शन क्या है। तो इस तरीके से ये 15 एमसीक्यूज है और इसी पैटर्न में आपको आपके एग्जाम में 15 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल थ्योरी पोर्शन ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो मेनली 15 में से यू कैन से सर 5 प्रैक्टिकल है, बाकी 10 थ्योरेटिकल है। 5 प्रैक्टिकल है, बाकी 10 जो एमसीक्यू थे वो थ्योरेटिकल थे।
और सेक्शन ए में आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दैट इज एमसीक्यू 15x2 30 नंबर का। इसके बाद जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया सर, अब अपने को 70 मार्क्स का पेपर और अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको टोटलिटी में 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 7 में से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 अटेम्प्ट करने हैं और आपकी कोशिश होनी चाहिए सर 5 प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लूं, 70 नंबर का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लूं। तो इससे क्या होगा, 70 नंबर का प्रैक्टिकल इधर अटेम्प्ट होगा, 10 नंबर का एमसीक्यू में अटेम्प्ट होगा, तो 80 नंबर का तो प्रैक्टिकल, बाकी 20 नंबर की थ्योरी, वो भी एमसीक्यू वाली जिसमें फालतू नंबर नहीं कटने वाला। चलो सेक्शन बी की तरफ मूव करेंगे। 7 में से 5 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन की वेटेज 14 नंबर की है, जिसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को एनालाइज करें तो सर क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ए पार्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है कॉस्ट शीट में से। इसमें आपको एक सिंपल सी कॉस्ट शीट बना के देनी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और इसके साथ इन्होंने अटैच कर दिया एक एम्प्लॉय कॉस्ट का क्वेश्चन 7 नंबर का। सर ठीक है, बात समझ में आ गई है, 7-7 नंबर के इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहां पे दिए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। MNQ LLP सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31st March 2023 बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, इलस्ट्रेट एंड प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सर आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, सिंपल कहूं तो कॉस्ट शीट बना के देनी है। डेटा क्या है, सेल्स की आपने 2,75,000, इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिनिश्ड गुड्स भी गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस भी गिवन है, और परचेज ऑफ मटेरियल गिवन है, और मटेरियल की इन्वेंट्री भी एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ ईयर गिवन है। मतलब ओपनिंग मटेरियल है, क्लोजिंग मटेरियल दे दिया, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी फिनिश्ड, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स दे दिया। फिलहाल डायरेक्ट लेबर का खर्च बता दिया 65,000 है, और फैक्ट्री ओवरहेड आपको 60% ऑफ लेबर लेना है, तो ठीक है 65,000 का 60% 39,000 ले लेंगे। आपको यहां पे इन्वेंट्रीज एट द एंड भी बताइए, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी बता दिया। अदर एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंस आपको सेल्स का 10% लेना है, और एडमिन एक्सपेंस आपको सेल्स का 5% कंसीडर करना है। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं क्वेश्चन को। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 2A, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 2A। फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करेंगे यहां पे आंसर नंबर 2 का पार्ट ए। सर अपने को बना के देनी है कॉस्ट शीट, आप कॉस्ट शीट हेडिंग पुट कर लो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हेडिंग पुट कर लो, एक ही बात है। अगर क्वेश्चन में कोई कंपनी वगैरह का नाम आपको लिखना चाहिए, जैसे MNQ LLP है, तो कॉस्ट शीट ऑफ MNQ LLP। अगर क्वेश्चन में कोई पीरियड है तो वो भी आपको मेंशन करना चाहिए, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2023, फॉर द पीरियड एंडिंग, एग्जाम में प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी, फॉर द पीरियड एंडिंग 31st March 2023। सर सिंपल 2 कॉलम में हम अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शो कर सकते हैं, दैट इज पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हम कॉस्ट शीट के अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लेते हैं, और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में भी सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3,000, ऐड करते हो आप इसके अंदर परचेजेस, परचेजेस गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, दैट इज 1,10,000, और हम इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दैट इज अवेलेबल 4,000। सर बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर, लाइक कोई कैरीज इनवर्ड हो गया, कोई सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल हो गया, कोई परचेज रिटर्न वगैरह, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो यही आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया हमारा 1,09,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आप ऐड किया करते हो डायरेक्ट वेजेस, सर ऐड करेंगे वेजेस एज पर क्वेश्चन, अपने पास वेजेस का खर्चा, लेबर का खर्चा गिवन है 65,000, और पूरे क्वेश्चन को मैंने पढ़ा
तो इसमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो इन दोनों का टोटल कहलाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। सर इट विल बी 1,74,000। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड किया करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, और आप देख सकते हो क्वेश्चन ने कहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड आपको 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लेना है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर आपकी 65,000 है तो 65,000 का 60% 39,000 होता है। बिल्कुल सर 39,000 होता है। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाएगा चेक करना जरा। यह आ गया 2,13,000। 2,13,000। सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट होती है। ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास गिवन है 4,000 एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है 6,000। तो 4,000 प्लस कर लो और 6,000 माइनस कर दो तो 2,11,000 विल बी योर नेट फैक्ट्री कॉस्ट। 2,11,000 विल बी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सर नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड किया करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एज पर क्वेश्चन ने हमें अटका दिया। कहते हैं एडमिन एक्सपेंस तो आप सेल का 5% लेना। सर मेरे पास सेल थोड़ी ना है जो मैं सेल का 5% फिगर यहां पे लिख दूं। सेल तो अच्छा सेल गिवन है आपके पास, चलो चलो गुड गुड गुड। सेल गिवन है 2,75,000, तो 2,75,000 का 5% लिखना है। सर इजी क्वेश्चन बनाया इन्होंने। मैं तो सोच रहा था कि सेल यहां पे ना देकर शायद ये आपसे एक्स की कैलकुलेशन करवाएंगे, बट सेल ही दे दी, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। क्वेश्चन चाहता है केवल और केवल आपसे फॉर्मेट का एप्लीकेशन करवाना। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया आपका 2,24,750। 2,24,750। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 7,000, और माइनस करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना गिवन है अपने पास? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 8,000। तो ये आ गया 2,23,750। दैट विल बी नॉन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको 10% ऑफ सेल्स लेना है। तो सेल अगर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 2,75,000 की, तो इसका 10% 27,500 आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया। जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करोगे, आप पहुंच जाओगे टोटल कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट आ गई 251,250। टोटल कॉस्ट में हम ऐड किया करते हैं प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो हम पहुंच जाते हैं सेल्स पे। और आप देख सकते हो क्वेश्चन में सेल्स आपके पास टॉप पे ही सबसे पहले 2,75,000 गिवन है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहां पे आपका प्रॉफिट पता चल गया। 275 में से माइनस कर दो कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ गया 23750 इन बैलेंसिंग फिगर। तो ये है आपका कॉस्ट शीट का 7 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन आपसे केवल और केवल एक फॉर्मेट का एप्लीकेशन चाह रहे हैं। क्वेश्चन जानना चाहता है कि आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आता है कि नहीं आता, बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2B, ये इंप्लॉई कॉस्ट के टॉपिक में से जो कॉस्ट ऑफ इंप्लॉई टर्नओवर हम कैलकुलेट किया करते हैं वो वाला क्वेश्चन है। देख लेते हैं एक बार। द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड इज वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री एंड बिफोर एनालाइजिंग द causes and taking remedial steps
they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover during the last year. एक कंपनी XYZ लिमिटेड, उनकी कंपनी में लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो कंपनी उसके कारण जानने से पहले और रेमेडियल स्टेप्स लेने से पहले कंपनी एक आइडिया लेना चाहती है कि लास्ट ईयर में कंपनी को लेबर टर्नओवर की वजह से कितना प्रॉफिट फोरगोन करना पड़ा। प्रॉफिट फोरगोन का मतलब है वो प्रॉफिट जो आप कमा सकते थे लेकिन नहीं कमा पाए ड्यू टू लेबर टर्नओवर। लास्ट ईयर सेल्स अमाउंटेड टू 83,03,300 एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वाज 20%। तो लास्ट ईयर आपकी सेल्स थी 83,03,300 और लास्ट ईयर आपका पीवी रेशियो 20% था। ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहां पे सॉल्यूशन बनाना शुरू करूं एक बार, तो आंसर नंबर 2B, इसका मतलब यह है कि सर लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन जो आपने कमाया था, लास्ट ईयर जो आपने कंट्रीब्यूशन कमाया था 83,03,300 का, 83,03,300 का 20% आपने कंट्रीब्यूशन कमाया। मींस आपने कंट्रीब्यूशन कमाया लास्ट ईयर 16,60,660, ये कंट्रीब्यूशन कमाया आपने। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट लेबर फोर्स वाज 4.45 लाख, 4,45,000 आवर आपने लास्ट ईयर वर्किंग करी थी। एज ए रिजल्ट ऑफ द डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट in filling vacancies due to labor turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost। एक तो आपके 1 लाख घंटों का नुकसान हो गया। किस वजह से? सर डिले इन फिलिंग वैकेंसी, वर्कर चला गया, अब उसकी जगह आपने दूसरा हायर नहीं किया, नुकसान होता जा रहा है। तो इस तरीके से 1 लाख घंटे का नुकसान हो गया। ठीक है। द एक्चुअल लेबर आवर्स, ये जो आपको एक्चुअल लेबर आवर बताए थे 4.45 लाख, included 30,000 hours attributable to training new recruits। सर इस 4,45,000 आवर में 30,000 घंटे ऐसे हैं जिनमें आपने नए वर्कर को, नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दी। आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव, और इस 30,000 घंटों में हाफ आवर्स मतलब 15,000 घंटे, आधे, वो अनप्रोडक्टिव रहे। इसका मतलब यह है कि सर 4,45,000 जो घंटे थे एक्चुअल आवर्स की अगर बात करूं मैं लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर जो आपने वर्किंग की थी 4,45,000 आवर्स, इसमें 30,000 आवर्स ऐसे हैं जिसका 50% आधा अनप्रोडक्टिव है, 15,000 घंटे। मतलब केवल और केवल प्रोडक्टिव आवर्स की बात करें तो 4,30,000 आवर्स ही प्रोडक्टिव थे, 4,30,000 आवर्स ही प्रोडक्टिव थे। द कॉस्ट इनकर्ड कॉन्सिक्वेंट ऑन लेबर टर्नओवर रिवील्ड ऑन एनालिसिस द फॉलोइंग। जब आपने एनालिसिस किया तो ये कुछ खर्चे हैं जो आपको इनकर करने पड़े ड्यू टू लेबर टर्नओवर। एक तो थी सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग 43,820, एक थी रिक्रूटमेंट की कॉस्ट 26,740, एक थी सिलेक्शन की कॉस्ट 12,750 और एक ट्रेनिंग की कॉस्ट थी 34,90। Assuming that the potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold at the prevailing prices। आप ये मान के चलो कि ये जो हमारे घंटे नुकसान हो गए, अगर इसमें हम प्रोडक्शन कर लेते तो हम उसी रेट पे माल बेच लेते जिस रेट पे माल बिक रहा था। कंप्यूट द प्रॉफिट फॉरगोन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। तो बताओ लास्ट ईयर अपने को कितने प्रॉफिट को फॉरगोन करना पड़ा जो हम कमा सकते थे, नहीं कमा पाए ड्यू टू लेबर टर्नओवर। तो सर इसके लिए सिंपल, सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल के देख लो कि लास्ट ईयर अगर आपने 16,60,660 का प्रॉफिट कमाया था, एक्चुअल में कितने घंटे की वर्किंग करके, 4,30,000 आवर्स की वर्किंग करके, इसका मतलब 1 आवर वर्किंग करके आप कमा रहे थे 3.862 पर आवर। सर हर घंटे काम करके आप 3.862 कमा पाते थे।
अब अगर मैं यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फोरगॉन शो करूं आपको, अगर मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फोरगॉन शो करूं तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है सर, दो कॉलम में आप अपनी कैलकुलेशन शो कर सकते हो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले तो आप यही कह सकते हो कि 1 लाख घंटे का आपको नुकसान हो गया, तो आपका कंट्रीब्यूशन फोरगॉन हो गया। हर घंटे अगर मैं काम कर रहा था तो 3.862 कमा पाता। क्वेश्चन है 1 लाख घंटे नुकसान हो गया। सर अगर 1 लाख घंटे ये नुकसान नहीं होता तो इसमें आप काम करके 386 200 तो ये कमा लेते, ये कमा लेते। दूसरा, अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो ये खर्चे भी नहीं आते, तो ये भी तो लेबर टर्नओवर की वजह से कॉस्ट है। सेटलमेंट कॉस्ट 43820, ये तो कॉपी पेस्ट करना है सिंपल। सेटलमेंट कॉस्ट 43820, रिक्रूटमेंट कॉस्ट 26740, रिक्रूटमेंट कॉस्ट 26740, सिलेक्शन कॉस्ट है 12750, सिलेक्शन कॉस्ट है 12750, एंड ट्रेनिंग कॉस्ट है 30490। ट्रेनिंग कॉस्ट है 30490। बस सर इसका टोटल कर लो, यही आपका आंसर है। ₹5 लाख आ गया, बस यही आंसर है। तो इसका मतलब लास्ट ईयर लेबर टर्नओवर की वजह से आप जितना प्रॉफिट कमा सकते थे वो नहीं कमा पाए। कितना कमा सकते थे एक्स्ट्रा? 5 लाख। सिंपल सी बात ये थी सर, लेबर टर्नओवर नहीं होता तो ये भी कमा लेता, और ये खर्चे नहीं होते तो मेरा प्रॉफिट जो भी दिखाई दे रहा होगा आज वो 5 लाख रुपए से ज्यादा दिखाई देता। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2B का आंसर कर सकते हो। आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, आप अगर अपने स्टडी मटेरियल में जाके देखोगे सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और जहां तक मेरा ख्याल है सेम फिगर्स भी है, फिगर में भी किसी तरीके का कोई चेंज यहां पे नहीं किया इंस्टीट्यूट ने। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हो तो सर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके भी 2 पार्ट किए गए, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए जो है वो ओवरहेड चैप्टर का है, और पार्ट बी जो है वो है आपका रिकॉन्सिलिएशन के टॉपिक में से, और दोनों की वेटेज 7 मार्क्स की यहां पे रखी गई। 7 मार्क्स की यहां पे दोनों की वेटेज रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3A, द समरी एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी कर लिया है, तो आपके पास ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गए। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A20 500, B20 300, C 1700। सर्विस डिपार्टमेंट X है 700 और Y है 900। एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो। जो सर्विस डिपार्टमेंट X से है उसको आपने A में 20%, B में 40%, C में 30% और Y में 10% डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिमिलरली जो Y डिपार्टमेंट है उसको आपने A में 40%, B में 20%, C में 20% और X में 20% डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप देख सकते हो सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस कॉस्ट अमंग A, B एंड C अंडर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्वेश्चन ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो सर जब बोल ही दिया है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 3A, और हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट को बांटने का जो काम होता है वो होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स।
कॉलम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले कॉलम में हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, दूसरे कॉलम में जो भी पर्टिकुलर्स होगा उसके अकॉर्डिंगली बेसिस लिखते हैं कि क्या बेसिस है जिसके बेसिस पे हम यहां पे अपॉर्शनमेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और देन हम लेते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यहां पे 3 है और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 कॉलम कर लेंगे, ए, बी एंड सी। सिमिलरली सर्विस डिपार्टमेंट में 2 कॉलम हो जाएंगे, एक्स एंड वाई। आप देख सकते हो क्वेश्चन में सबसे पहले अपने पास ओवरहेड्स तो गिवन ही है, और वो कहां से आए? सर क्वेश्चन ने खुद ही बोला है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की समरी है, मतलब वो हमें मिले हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से। कितना कितना है? 2500, 2300, 1700, और x और y की फिगर है 700 एंड 900। करना शुरू करो अपोर्शनमेंट। टॉप पे मेंशन कर देता हूं मेथड का नाम, मेथड का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पे अपॉर्शनमेंट स्टार्ट कर देते हैं एक्स का। सर क्वेश्चन ने कहा है कि एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए, बी, सी और वाई में 20%, 40%, 30% और 10%। कर दो 20%, 40%, 30% एंड 10%। 20, 40, 30, 10। ठीक है सर, और अमाउंट कितनी है? 700। तो 700 का 20% 140, 40% 280, 30% 210 और 10% विल बी 90। अब क्या हुआ? y में 990 आ गया, तो y को अपोर्शनमेंट कर लो। अपोर्शनमेंट ऑफ y। सर y को अपोर्शन करना है अपने को 40, 20, 20, 20। 40%, 20%, 20% एंड 20%। अब जो फिगर डिस्ट्रीब्यूट, यहां पे ये नील नहीं, यहां पे ये नेगेटिव में 700 लिखते हैं, यहां पे ये 990 हो गया टोटल, तो 990 नेगेटिव कर दो। 990 का 40%, 396, 20%, 198, 198, 198 और 198। इससे क्या हुआ? x में फिर से ये 198 की फिगर आ गई, तो अब इसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि रिपीटेड में तो ऐसा ही होता है, बार बार डिस्ट्रीब्यूट करते रहो जब तक कि सर्विस डिपार्टमेंट में नेग्लिजिबल फिगर ना आ जाए। तो यहां पे ये 198 नेगेटिव में कर दो। x का डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज है 20%, 40%, ये कॉपी करना है बस ऊपर से, 30% और 10%। 198 का 20%, इट विल बी 39.6, राउंड ऑफ में 40, 40% राउंड ऑफ में 79, 30% राउंड ऑफ में 59 और 10% राउंड ऑफ में 20 रुपीज। अब ये जो 20 रुपीज है इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो अपोर्शनमेंट ऑफ y, ये 20 यहां पे नेगेटिव में डाल दो, और y का अपोर्शनमेंट का प्रोपोर्शन है 40%, 20%, 20% और 20%। 20 रुपीज का 40% होता है 8 रुपए, 20 का 20% होता है 4 रुपए। सर अब 4 रुपए फिर से आ गया x में, तो 4 रुपए को भी डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे, 4 रुपए तो नेग्लिजिबल नहीं होता। अपोर्शनमेंट ऑफ x, x का परसेंटेज है 20%, 40%, 30% एंड 10%। 4 रुपए नेगेटिव में, 4 रुपए का 20% होता है 0.8, राउंड ऑफ में लिखा जाएगा 1 रुपए। 4 रुपए का 40% होता है 1.6, राउंड ऑफ में लिखा जाएगा 2 रुपए। 4 रुपए का 30% होता है 1.2, राउंड ऑफ में लिखा जाएगा 1 रुपए। 4 रुपए का 10% होता है 40 पैसा, राउंड ऑफ में लिखा जाएगा 0 नील। तो इससे क्या होगा? इससे आप देख पा रहे हैं कि आपके जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो हो गए नील। अब आप
अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कर लो, बस यही हमारा आंसर भी है। दैट विल बी 3084 फर्स्ट वन, नेक्स्ट आ जाएगा 2863, और लास्ट आ जाएगा 2172। ये आपके 7 मार्क्स के लिए रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 3A इंस्टीट्यूट ने दिया है। इसके बाद और आगे आप बढ़ोगे तो आपको 3B देखने को मिल जाएगा, दैट इज फ्रॉम रिकंसिलिएशन। क्वेश्चन नंबर 3B रिकॉन्सिलिएशन, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा रिकॉन्सिलिएशन। तो द नेट प्रॉफिट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपीयर्ड एट 64,500 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स for the year ended 31st December 2022, and the cost books however showed a net profit of 86,460 for the same period. सर कॉस्टिंग का प्रॉफिट है 86,460 और फाइनेंशियल का नेट प्रॉफिट है 64,500, ठीक है। A careful scrutiny of the figures from both the set of account reveal the following. इनकम टैक्स माइनस हो जाएगा, मैं लेकर चलूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट टॉप पे 86,460, तो 20,000 हो जाएगा माइनस, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट है तो हो जाएगा प्लस, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है तो हो जाएगा माइनस, डेप्रीशिएशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 5600 है, कॉस्टिंग में 6000 है, इसका मतलब कॉस्टिंग में ज्यादा दिखा दिया, कितना 400 रुपए, तो ओवर रिकवर्ड वाइपिस एड बैक हो जाता है तो प्लस हो जाएगा यहां पे कितना 400 रुपए। एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड है, अभी मैंने बोला प्लस हो जाएगा तो प्लस, लॉस है तो माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है सर, प्लस करना पड़ेगा, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट है तो प्लस करना पड़ेगा, लॉस है तो माइनस करना पड़ेगा। करके देखो जरा एक बार कैलकुलेटर पे, 86,460 ये अपना कॉस्टिंग का प्रॉफिट है, माइनस कर दिया 20,000, प्लस कर लिया 250, माइनस कर दिया 1550, प्लस कर लिया 400 रुपए डेप्रिशिएशन का डिफरेंस, प्लस कर लिया 850, माइनस कर दिया 2800, प्लस कर लिया 4000, प्लस कर लिया 240 और माइनस कर दिया 3350, ये 64,500 आ गया, जो कि आपका नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग था। तो इजी है रिकॉन्सिलिएशन, यहीं पे हमने इजीली कर लिया है, इसको अलग से आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4A की मैं बात करूं तो सर क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, और जो 4B है वो आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का, सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग जो होता है जिसमें आप प्रोसेस अकाउंट बनाते हो उसका क्वेश्चन है। दोनों की वेटेज तो आप देख ही सकते हो, 7 मार्क्स की यहां पे वेटेज रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4A जो कि जैसा कि मैंने कहा सर्विस कॉस्टिंग में से ये क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का। ए ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 5 बसेज बिटवीन 2 टाउन्स। एक ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी है जो कि 2 टाउन्स के बीच में अपनी बसेज चला रही है, 5 बसेज चला रही है, विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन 2 टाउन्स के बीच में। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 50 पैसेंजर, 50 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दियर बुक्स फॉर अप्रैल 2022। आपके पास ये सारे के सारे खर्चे गिवन है, वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर्स, सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ, डीजल ऑयल एंड अदर ऑयल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टैक्सेशन, इंश्योरेंस एटसेट्रा, डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। टोटल हो गया 13,90,000। एक्चुअली पैसेंजर्स कैरिड वाज 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। 50 पैसेंजर की कैपेसिटी जरूर है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप बात करोगे 75% कैपेसिटी ही ऑक्यूपाइड रहती है। ऑल बसेस रन ऑन ऑल डे ऑफ द मंथ, मतलब 30 दिन होते हैं एक महीने में, तो 30 दिन हम अपनी बसों को चलाएंगे।
अप्रैल का महीना है, 30 दिन होते हैं। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे, एक दिन में एक बस एक ही ट्रिप करेगी, मतलब 50 किलोमीटर का 50 इंटू 2 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। कैलकुलेट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, अपने को बताना है कि 1 किलोमीटर एक पैसेंजर को ले जाने का क्या खर्चा है। तो देखो बच्चों, इसका जो क्वेश्चन का आंसर था वो ऑलरेडी अपने स्टडी मटेरियल में गिवन है, तो मैंने वहीं से कॉपी कर लिया। तो हम इसके लिए एक ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसा कि आपको पता है, और अपने खर्चों को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टैंडिंग और रनिंग में। तो सिंपल सी बात है, वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर जो है वो आपका स्टैंडिंग चार्जेस में खर्चा आ जाएगा। इसके बाद सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ भी स्टैंडिंग खर्चा होता है, स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाएगा। इसके अलावा डीजल जो होता है वो हमेशा रनिंग चार्जेस होता है, तो डीजल रनिंग चार्जेस में आ जाएगा। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी रनिंग में डालते हैं, तो सर ये भी यहां पे आ जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा रनिंग में। टैक्सेशन, इंश्योरेंस एटसेट्रा स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, तो ये स्टैंडिंग में चला जाएगा। इसके अलावा डेप्रीशिएशन को लेकर देखो, आप इसको रनिंग में भी डाल सकते हो, आप इसको स्टैंडिंग में भी डाल सकते हो। तो आपके इंस्टीट्यूट ने इसको डेप्रीशिएशन को रनिंग में डाला है, तो रनिंग में डाल दो। इसके अलावा इंटरेस्ट जो होता है वो तो स्टैंडिंग चार्जेस ही होता है, तो सर इंटरेस्ट आपका स्टैंडिंग चार्जेस में चला जाएगा। बस ये स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल कर लो 7 लाख, और ये रनिंग चार्जेस का टोटल कर लो 6,90,000। टोटल तो गिवन ही था अपने पास क्वेश्चन में 13,90,000। अब आपको पैसेंजर किलोमीटर निकालने हैं, तो पहले किलोमीटर निकाल लो। सर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस, आना जाना एक बस करेगी 100 किलोमीटर कवर करेगी, एक बस 100 किलोमीटर कवर करेगी, ऐसी आपके पास 5 बसेज है, तो सर एक दिन में 500 किलोमीटर कवरेज होगी, 500 किलोमीटर की कवरेज होगी, और 30 दिन है, 500 इंटू 30, 15,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करेगी। ये हो गया आपका किलोमीटर्स, ये हो गया आपका किलोमीटर्स। इसको मल्टीप्लाई कर लो पैसेंजर से, 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है, 75% की ऑक्यूपेंसी है, तो सर ये आ जाएगा आपका 5,62,500 पैसेंजर किलोमीटर, 5,62,500 पैसेंजर किलोमीटर। तो जस्ट आप 13,90,000 को पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे, आपको पता चल जाएगा 2.471 इज द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने की कॉस्ट है 2.471। बस सर ये छोटा सा इसका आंसर था, आपके स्टडी मटेरियल में एज इट इज क्वेश्चन है, तो वहीं से मैंने आपका आंसर ले लिया था। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4B की तरफ मूव करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 4B आपको गिवन है प्रोसेस कॉस्टिंग में से 7 मार्क्स की वेटेज, 3 प्रोसेस अकाउंट आपको यहां पे बनाने। एक कंपनी प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट M, a company produces a product M by 3 distinct processes before it is ready for sale। सर 3 प्रोसेस में गुजर के अपना एक प्रोडक्ट बनेगा, नाम होगा M। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो वर्क आउट द सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके देना ऑफ द प्रोडक्ट इफ द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ओवर इट्स वर्क्स कॉस्ट। जो आपकी वर्क्स कॉस्ट आएगी उस पे 20% का प्रॉफिट ले लेना और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके बताओ। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट फॉर ईच प्रोसेस, तो सिंपल सी बात है कि प्रोसेस सी के बाद जो आपकी कॉस्ट आएगी बस उसमें आपको 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेलिंग प्राइस बताना है। एक एक करके प्रोसेस अकाउंट बनवा देता हूं मैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। प्रोसेस ए में आप इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹40 पर केजी लगा रहे हो, और 10,000 रुपए की ये कॉस्ट आ रही है आपकी, 10,000 की जो है ये आपकी कॉस्ट है। और ये ध्यान देना, ये 10,000 की कॉस्ट नहीं है, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹40 पर केजी, और ये केजी है 10,000, तो इसका मतलब 10,000 इंटू 40, 4 लाख रुपए का आपका इनपुट है। और इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बना लिया था ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे आपको करवाने में। सर इनपुट की कॉस्ट आ जाएगी 4 लाख रुपए की। इसके बाद नॉर्मल लॉस होगा 5%, तो 10,000 का 5% 500 केजी जो है वो आपका नॉर्मल लॉस चला जाएगा, और क्वेश्चन में कोई स्क्रैप रेट नहीं है तो नील आ जाएगा। इसके बाद डिलीवर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000 है, बाद में देखते हैं,
लेबर की कॉस्ट लेनी है 15,000, लेबर की कॉस्ट आप ले लेंगे 15,000। इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड आपको लेना है 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो 15,000 का 150% 22,500 रुपए आपका वेरिएबल ओवरहेड का खर्च आ जाएगा। और उसके अलावा 250% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 15,000 का 250% दैट इज 37,500 आपका फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा कि 400 यूनिट हमने हेल्ड बैक कर लिए और 9,000 यूनिट जो है नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया। तो क्रेडिट साइड में आउटपुट लिखो, आउटपुट में दो पार्ट कर दो, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर 9,000 और फिनिश गुड्स में 400। इससे आप देखोगे कि डेबिट साइड में तो 10,000 यूनिट है, जबकि क्रेडिट साइड में ये टोटल 99 ऑलरेडी बन रहा था, तो बैलेंसिंग फिगर में 100 यूनिट आपका अब नॉर्मल लॉस आ जाएगा। डेबिट साइड की यूनिट्स का टोटल कर लो, अमाउंट का टोटल कर लो और कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला लगा लो। प्रोसेस कॉस्ट 4,75,000 माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू 0 डिवाइड बाय इनपुट यूनिट 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट 500, तो 50 रुपीज पर यूनिट आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ये जो 50 रुपीज पर यूनिट है ये अब नॉर्मल लॉस पे भी अप्लाई होगी और आउटपुट की ये दोनों यूनिट्स पे अप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करके वैल्यूज रखोगे, आपका प्रोसेस अकाउंट मैच हो जाएगा। इसके बाद आप प्रोसेस बी पे मूव करोगे, तो प्रोसेस बी में सबसे पहले तो जो ट्रांसफर हो रहा है यहां से वही आपका इनपुट बनेगा 9,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 50, 4,50,000, 4,50,000। इसके बाद 5% का आपका नॉर्मल लॉस है, तो 9,000 का 5% 450 स्क्रैप का रेट है नहीं, नील। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोसेस में डिलीवरी की बाद में बात करते हैं। लेबर की कॉस्ट आपको 15,750 लेनी है, 15,750 लेनी है और वेरिएबल ओवरहेड आपको 120% ऑफ 15,750 18,900 और फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो 180% ऑफ 15,750 28,350, 28,350। सर आउटपुट की बात करें 8,000 नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दो और 400 आप अपने फिनिश स्टॉक में रख लो, तो 8,000 आप नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दो, 400 फिनिश गुड्स में। तो हमने देखा डेबिट साइड में 9,000 यूनिट थी, क्रेडिट साइड में ये 8,850 ही बन रहा था, तो बैलेंसिंग फिगर में आपको 150 यूनिट अब नॉर्मल लॉस में देखने को मिलेगी। डेबिट साइड की अमाउंट का टोटल किया 5,13,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कुछ थी नहीं तो नील डिवाइड बाय इनपुट यूनिट 9,000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 450, 60 रुपीज पर यूनिट आ गया। ये 60 रुपीज पर यूनिट जो है वो आप अब नॉर्मल लॉस और आउटपुट पे अप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखोगे तो ये आपका टोटल मैच हो जाएगा। देन प्रोसेस सी अकाउंट में जाओगे तो सबसे पहले तो जो बी ट्रांसफर टू सी है, ये यहां से जो सी में ट्रांसफर कर रहे हो वो इनपुट बनेगा 8,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 60, 4,80,000। देन प्रोसेस सी का डेटा कॉपी कर लो। प्रोसेस सी में 5% नॉर्मल लॉस होगा तो 8,000 का 5% 400 यूनिट नॉर्मल लॉस में चली जाएगी। इसके बाद 13,000 जो है 13,000 विल बी योर लेबर कॉस्ट, 13,000 विल बी योर लेबर कॉस्ट। देन वेरिएबल ओवरहेड आपको 100% ऑफ लेबर लेना है तो 13,000 ही लेना है और फिक्स्ड ओवरहेड आपको 200% लेना है तो 13,000 का 200% 26,000 लेना है। आउटपुट वगैरह को लेकर कुछ भी नहीं बोला, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो डाल दो। डेबिट साइड में 8,000 में से 400 नॉर्मल लॉस में चला गया तो 7,600 आपका आउटपुट आ जाएगा। डेबिट साइड के अमाउंट का टोटल किया 5,32,000 माइनस नॉर्मल लॉस की वैल्यू 0 डिवाइड बाय इनपुट यूनिट 8,000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 400। सर ये आ गया 70 रुपीज पर यूनिट, ये आ गया 70 रुपीज पर यूनिट। और 70 रुपीज जैसे यहां पे रखोगे प्रोसेस अकाउंट तो आपका बनी गया। साथ में क्वेश्चन ने कहा था कि जो आपकी वर्क्स कॉस्ट आएगी उसमें 20% प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस बताना, तो 70 में 20% ऐड करोगे तो 84 विल बी योर सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से ये 7 मार्क्स का प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो है वो आप यहां पे सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट है, जिसमें पार्ट ए जो है वो आपका जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में से और पार्ट बी जो है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से। 7 मार्क्स की वेटेज के ये दोनों क्वेश्चन अपने को देखने को मिल रहे थे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स का है। हाँ, कहीं कहीं 14 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको दे दिया गया है, तो एग्जाम में आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो सर 7 मार्क्स के, या फिर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, या फिर इंस्टीट्यूट ने चाहा
तो कोई क्वेश्चन 14 मार्क्स का भी वो आपको दे सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। CBA लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स सर्टन ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स नॉन एज M, B1 एंड B2। तीन तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट M, मेन प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट्स B1 एंड B2 इमर्ज। इसका मतलब मेन प्रोडक्ट है हमारा M और दो बाई प्रोडक्ट है B1 एंड B2। द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चर अमाउंट टू 2,37,600। सर जॉइंट कॉस्ट जो है वो आपकी 2,37,600 की। ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड फर्दर आफ्टर सेपरेशन। तीनों ही जो प्रोडक्ट है उनकी आप फर्दर प्रोसेसिंग करते हो एंड सोल्ड एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। और बेच किस तरीके से रहे हो? तो सर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट M यहां नहीं, ये आई थिंक प्रोडक्ट M यहां है। प्रोडक्ट M, B1 और B2 तीनों का सेल्स वैल्यू गिवन है, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन गिवन है और प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑन सेल्स गिवन है। कहते हैं टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स विच आर अपोर्शन टू द थ्री प्रोडक्ट्स इन द रेशियो ऑफ 20:40:40। कहते हैं आपके जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं फिक्स नेचर के वो 10% है। किसका? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हम निकाल सकते हैं। सर हमारे पास सेल्स है, हमारे पास प्रॉफिट भी है, तो अगर सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दिया जाए, जैसे 2 लाख का 25% सर 50,000 होता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर मैं निकालने पे यहां पे आऊं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 1.5 लाख रुपए की। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स ही तो आएगी। 1,20,000 में से 20,000 माइनस 20% माइनस करोगे 96,000 और 80,000 में से 15% माइनस करोगे इट विल बी 68,000। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आपकी 1,50,000 प्लस 96,000 प्लस 68,000 इट विल बी 3,14,000। और इसका जो 10% है, इसका जो 10% है, इसका मतलब 31,400 जो है वो आपका सेलिंग एक्सपेंस है। और ये जो 31,400 का सेलिंग एक्सपेंस है ये तीनों प्रोडक्ट में आपको 20-40-40 के प्रोपोर्शन में बांटना है। ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू द प्रोडक्ट्स M, B1 एंड B2। सर हमें क्या करना है? हमें जॉइंट कॉस्ट को बांट के देना। अगर जॉइंट कॉस्ट को आपको बांट के देना है तो आप यहां पे देख सकते हो कि आपका यहां पे NRV मेथड बन जाएगा, क्योंकि बाकी तो कोई डेटा है नहीं। सेल्स में से हम प्रॉफिट माइनस करके अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स पे पहुंच सकते हैं। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी उसके प्रोपोर्शन में सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं और कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन माइनस करेंगे तो हम अपने NRV पे पहुंच जाते हैं। तो सर बिल्कुल यहां पे जो NRV वाला कॉन्सेप्ट है वही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5A। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5A। मैं बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ apportionment of joint cost, a statement of apportionment of joint cost, a statement of apportionment of joint cost। सर स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट की बात करें तो अपने पास यहां पे 3 तरीके के प्रोडक्ट है, तो कॉलम ले लो 4। पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट M, प्रोडक्ट B1 एंड प्रोडक्ट B2। ठीक है। सबसे पहले आप सेल्स लेते हो। सर सेल्स अपने पास अवेलेबल है दैट इज 2 लाख, 1,20,000 और 80,000। 2 लाख, 1,20,000 एंड 80,000। माइनस करेंगे इसमें से प्रॉफिट। इन केस ऑफ M पर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल है 25%,
तो 2 लाख का 25% होता है 50,000। B1 1,20,000 का 20% होता है 24,000, 24,000। और B2 जो है वो होता है 80,000 का 15%, दैट इज 12,000। तो यहां पे आप एक काम करो, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करके जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है वो बाइफिकेशन दिखा दो। तो ये आ गया 1,50,000, ये आ गया 96,000 और ये आ गया आपका 68,000। देन हम इसमें से माइनस कर सकते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन ने कहा कि ये जो तीनों का टोटल है जो कि 3,14,000 आया, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है इसका जो टोटल है 3,14,000, इस 3,14,000 का 10%, इस 3,14,000 का 10% मतलब 31,400 जो है वो सेलिंग एक्सपेंस था आपका। 31,400 जो है वो आपका सेलिंग एक्सपेंस है। और इस सेलिंग एक्सपेंस को आपने 20, 40 और 40 के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना। 20, 40 और 40 के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 31,400 20, 40, 40, 100 ही बन रहा है। तो सीधा सीधा आप 20% लिख सकते हो 6280, 6280 और 40% विल बी 12,560, 12,560 माइनस कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन 20,000, 15,000 और 10,000, 20,000, 15,000 एंड 10,000। तो ये आ जाता है आपका एनआरवी, जिसको एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट भी बोल सकते हो आप। 1,50,000 माइनस 6280 माइनस 20,000, इट विल बी 123,720। 96,000 माइनस 12,560 माइनस 15,000, इट विल बी 68,440 और 68,000 माइनस 12,560 माइनस 10,000, इट विल बी 45,440। इसका टोटल देख लो जरा कितना आ रहा है। यह आ गया 237,600। ध्यान देना आपकी जॉइंट कॉस्ट कितनी है, देखो सर आपकी जॉइंट कॉस्ट भी 237,600 है और ये भी 237,600 है। इसका मतलब यही आपका जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो जो एनआरवी की वैल्यू आती है टोटल उतनी मेरी जॉइंट कॉस्ट होती है। तो इसका मतलब यही जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट है। सर 237,600 में एम का पोर्शन रहेगा 123,720, B1 का प्रोपोर्शन 68,440 और B2 का पोर्शन रहेगा 45,440, 45,440। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की पहली डिमांड तो यही थी, आपको जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना था। सेकंड पॉइंट कहता है इफ द प्रोडक्ट B1 जो बाई प्रोडक्ट है इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग, मान लो हम उसकी फर्दर प्रोसेसिंग ना करें, ये भूल जाओ आप कहते हैं, एंड इज सोल्ड एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन फॉर विच देयर इज ए मार्केट एट ₹100,440 विदाउट इनकरिंग एनी सेलिंग एक्सपेंस, कोई सेलिंग एक्सपेंस भी उस पर ना हो और 1,04,40 रुपए में बेच दिया। कहते हैं वुड यू एडवाइज इट्स डिस्पोजल एट दिस स्टेज, मतलब आपको यह बताना है कि जो B1 है उसको पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे बेचना ठीक है या फर्दर प्रोसेसिंग करना, वर्किंग आपको शो करनी है। तो सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना लो। आप सिंपली क्या करो, आप एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना लो और आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में ये देख लो
कि अगर आप इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचो तो क्या मिलेगा और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचो तो क्या मिलेगा। तो इसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग या फिर स्प्लिट ऑफ बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग लिख लो या फिर एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन लिख लो, एक ही बात है। और ये है आपका आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है सर, सेल्स अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग के बिना इसको बेचोगे तो 100,440 आपको मिलेगा। यही आप फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेच रहे हो तो 1,20,000 मिल ही रहा है। माइनस जॉइंट कॉस्ट, सर भले ही बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग बेचो भले ही आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, जॉइंट कॉस्ट में शेयरिंग तो आएगी 68,440 की। ये कॉस्ट तो है ही, इसमें तो कोई शक है नहीं। माइनस अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग करते हो तो आपको एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी जो कि क्वेश्चन में 15,000 थी ही, नहीं कर रहे तो नहीं करनी पड़ेगी। माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, सर अगर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहा तो कोई सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, और जब फर्दर प्रोसेसिंग कर रहा था तो सेलिंग एक्सपेंस हिस्से में आ रहा था 12,560 रुपए का। तो आप देख लो कि सर जब फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद बेच रहा था तब तो मेरा प्रॉफिट 9,600 आ ही रहा था। आई थिंक 9,600 आ रहा था, कितना आ रहा था, 24,000 आ रहा था। 24,000 रुपए आ ही रहा था, वह तो 24,000 आएगा ही। ये कैलकुलेशन आप नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, मैंने जस्ट कंपैरिजन के लिए दिखा दी। यहीं पे बेच देता हूं तो सर अपने को प्रॉफिट मिलेगा ये 31,960 का। तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना चाहिए, आपको यहां पे फर्दर प्रोसेसिंग किए बिना बेच देना चाहिए, क्योंकि उस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन ने पूछा कि वुड यू एडवाइज इट्स डिस्पोजल एट दिस स्टेज मतलब एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, तो हम कहेंगे यस, हम कहेंगे यस, हम कहेंगे B1 should be sold at the point of separation, at the point of separation due to higher profits। इस तरीके से आप ये 7 मार्क्स का जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद इसके साथ की अगर बात करें तो सर इसके साथ ही अटैच है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सिंपल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सिंपल क्वेश्चन आपके पास यहां पे गिवन है। देख लेते हैं इसको भी। ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच हैज अडॉप्टेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको एक स्टैंडर्ड दिया गया, कहते हैं मटेरियल फॉर 70 केजी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ 100 केजी। 70 केजी फिनिश प्रोडक्ट के लिए मटेरियल है 100 केजी का। मटेरियल फॉर 70 केजी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ 100 केजी। प्राइस ऑफ मटेरियल रहेगा 1 रुपए पर केजी का। आउटपुट आपका जनरेट हो गया 2,10,000 केजी। मटेरियल यूज कर लिया 2,80,000 केजी और मटेरियल की कॉस्ट आ गई 2,52,000। आपको मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करके देना है। तो सर सबसे पहले तो एक काम करूंगा, छोटा सा एक डेटा बनाऊंगा, डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस का। सबसे पहले एक छोटा सा डेटा प्रिपेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका चल रहा है 5 का पार्ट बी। सबसे पहले एक डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस की मैं बात करूं, जिसमें मैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल शो कर लूं। इधर मैं अपना स्टैंडर्ड लिख देता हूं और इधर मैं अपना एक्चुअल लिख देता हूं। क्वांटिटी लिखूंगा, प्राइस लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा, और सिमिलरली एक्चुअल में भी क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट लिखूंगा। सर मटेरियल फॉर 70 केजी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ 100 केजी,
मतलब 100 केजी का मटेरियल 70 केजी के आउटपुट के लिए जिसका रेट है 1 रुपए पर केजी का, 1 रुपए पर केजी का, आउटपुट आपका 2,10,000 केजी, एक्चुअल में आपका आउटपुट है 2,10,000 केजी, और इसके लिए आपने 2,80,000 केजी रॉ मटेरियल यूज किया और कॉस्ट आई आपकी 2,52,000 केजी। तो एक्चुअल में रेट आप पे कर रहे हो 90 पैसे का। क्वेश्चन की बहुत छोटी सी डिमांड है, मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर लूं 2,10,000 के लिए, तो क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट सिंपली 100 केजी अगर 70 के लिए था तो 2,10,000 के लिए इट शुड बी 3 लाख, इट शुड बी 3 लाख, और 1 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी। तो कॉस्ट आनी चाहिए थी 3 लाख रुपए की, बट एक्चुअल में कॉस्ट आई है 2,52,000 केजी, इट विल बी 48,000 फेवरेबल। सेकंड, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपए आप सोच रहे थे, बट एक्चुअल में 90 पैसे में काम चल गया, और एक्चुअल में आपने 2,80,000 केजी रॉ मटेरियल यूज किया तो 28,000 फेवरेबल आ गया था। और अगर मटेरियल यूसेज वेरिएंस की बात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 लाख थी, एक्चुअल क्वांटिटी केवल 2,80,000 यूज करी, 1 रुपए का स्टैंडर्ड प्राइस था, तो सर इट इज 20,000 फेवरेबल। तो ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन आपको 7 नंबर में दिया गया, इतना इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को शायद ना मिले। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हो तो सर क्वेश्चन नंबर 6 जो है मार्जिनल कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है, शटडाउन पॉइंट वगैरह को लेकर, क्लोज डाउन बोला, शटडाउन को लेकर 14 नंबर का ये क्वेश्चन आपको यहां पे दे दिया गया। 14 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि मैंने पहले भी बताया पूरा 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे दिया शटडाउन को लेकर, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट होता है। द डायनेमिक कंपनी हैज 3 डिविजन। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है डायनेमिक कंपनी, इनकी 3 डिविजन्स है, ईच ऑफ विच मेक्स ए डिफरेंट प्रोडक्ट। तीनों डिवीजन अपना अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है। एंड द बजटेड डेटा फॉर द कमिंग ईयर आर एज फॉलोज। कंपनी ने एक बजट बनाया डिवीजन ए, बी और सी का, सेल्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स्ड कॉस्ट, सारी कॉस्ट का किया टोटल कॉस्ट आ गई, और सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करके दिखाया, नहीं दिखा देता हूं मैं। फर्स्ट केस में 1,12,000 माइनस 61,600, तो यहीं पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करता तो सर ये आता 50,400 का प्रॉफिट। बी के केस में 56,000 माइनस 35,000 कॉस्ट, 21,000 का प्रॉफिट, एंड 84,000 माइनस 92,400, तो सर ये आ रहा था नेगेटिव में 8,400। तो कंपनी क्या देख रही थी, कंपनी देख रही थी कि जो डिवीजन सी है वहां से तो लॉस आ रहा है, वहां से तो लॉस आ रहा है, तो द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू क्लोज डाउन द डिवीजन सी। तो मैनेजमेंट अब ये कंसीडर करना चाह रहे हैं कि क्यों ना डिवीजन सी को बंद कर दिया जाए। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग फिक्स्ड कॉस्ट, और ध्यान देना इसकी वजह से फिक्स्ड कॉस्ट में कोई रिडक्शन नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई रिडक्शन नहीं होगा का मतलब यह है कि जो कंपनी है डायनेमिक कंपनी, इसकी फिक्स्ड कॉस्ट है 28, 14 और 28, मतलब 70,000 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ध्यान देना ऐसा नहीं है कि आप डिवीजन सी क्लोज कर दोगे तो 28,000 फिक्स्ड कॉस्ट आना बंद हो जाएगी, नहीं, कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट है 70,000 रुपए, तो सर 70,000 रुपए ही आएगी। सिंपल सी बात यह है कि ये बिल्डिंग है, मैं इसका 70,000 रेंट पे कर रहा हूं, मैं यहां से मान लो सीए, सीएस, सीएमए तीनों बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और मैं कहूं कि मैं सीए स्टूडेंट को पढ़ाना बंद कर रहा हूं, मैं सीए स्टूडेंट को पढ़ाना बंद कर रहा हूं, तो क्या रेंट कम हो जाएगा? आंसर इज नो। तो बिल्कुल उसी तरीके से सर जो फिक्स्ड कॉस्ट है 70,000, वो 70,000 ही रहेगी, उसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन की डिमांड है
एनालाइज वेदर और नॉट डिवीजन सी शुड बी क्लोज डाउन। बस आपको यह बताना है कि डिवीजन सी को क्लोज करना है कि नहीं करना। इसका सॉल्यूशन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको यहां पे जैसा कि मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको, कि सर इंडिविजुअली ये प्रॉफिट थे। तो अगर मैं इसका टोटल शो करता तो 50,400 प्लस 21,000 माइनस 8,400, तो 63,000 का प्रॉफिट आता। कुछ नहीं करा, सिंपल जो आपका स्टेटमेंट बना हुआ था क्वेश्चन के अंदर, उसमें एक लास्ट कॉलम टोटल का ऐड किया, बस बाकी कुछ नहीं किया। मटेरियल का एडिशन किया, लेबर का एडिशन किया, डायरेक्ट एक्सपेंस का एडिशन किया, कंट्रीब्यूशन निकाला, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके टोटल प्रॉफिट निकाल दिया। अब अगर आप डिवीजन सी को बंद कर दोगे तो क्या होगा, डिवीजन ए और बी बच जाएगी। तो आपको एक स्टेटमेंट फिर से बनाना पड़ेगा। सर ज्यादा कुछ नहीं है, सेल कॉपी पेस्ट करने वाली बात है। 1, 12 और 56, तो सर सेल होनी शुरू हो जाएगी 168। मटेरियल की कॉस्ट 14,000, 7,000, 5,600, 7,000, 14,000, 7,000, जस्ट ये कॉपी करना है और इसका टोटल दिखाना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट करके सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन आ गया। बस ध्यान ये रखना है सर फिक्स्ड कॉस्ट जितनी थी उतनी ही रहेगी, 70,000 ही रहेगा। अकॉर्डिंगली आप देखोगे आपका प्रॉफिट तो कम हो गया। पहले आपका प्रॉफिट 63,000 था, अब आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो हम कहेंगे डिवीजन सी को क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर आप डिवीजन सी को क्लोज कर देते हो तो वहां पे आपका प्रॉफिट हो गया कम। पहले जो 63,000 का प्रॉफिट था वो 43,400 हो गया, मतलब 19,600 से प्रॉफिट कम हो गया। सर ये तो नुकसान हो जाएगा मुझे। सिंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ डिवीजन सी। रीजन क्या है सर, फिक्स्ड कॉस्ट में कमी नहीं आ रही, इस वजह से ऐसा हो रहा है। So as long as if there is contribution of ₹1 from division C, it should not be closed down. अगर आपको डिवीजन सी से ₹1 भी मिल रहा हो तो भी कहते हैं क्लोज मत करो। तो सिंपल सी बात यह है कि सर कंट्रीब्यूशन तो मिल ही रहा था ना, कंट्रीब्यूशन तो डिवीजन सी से भी मिल रहा था, वो तो इस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से दिक्कत आ रही थी और ये तो वैसे भी कम नहीं होनी, क्वेश्चन कहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो 14 नंबर का दिया गया ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। 7 नंबर की वेटेज है सर क्वेश्चन की, 14 मार्क्स जो है इसके लिए काफी ज्यादा अलॉट किया गया है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट ए है वो आपको बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से दे दिया, और जो पार्ट बी है वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पे डिस्क्लोजर, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो चैप्टर उसमें से दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7 ए अगर देखें, you are required to prepare a selling overhead budget from the estimates given below. एडवर्टीजमेंट का खर्चा फिक्स है 1,000, सैलरीज ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट भी फिक्स्ड है 1,000, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट भी फिक्स्ड है 750, सेल्समैन का रेम्युनरेशन भी फिक्स्ड है 3,000। तो ये तो इतने ही रहने हैं। सेल्समैन का जो कमीशन रहेगा वो 1% ऑन सेल्स रहेगा, एक्सक्लूडिंग एजेंट सेल्स। कहते हैं सर एजेंट की सेल्स को छोड़कर बाकी जो सेल्स है उसका 1% कमीशन रहेगा। जैसे यहां पे क्वेश्चन लिखा 80,000 रुपए की सेल है, इसमें एजेंट की सेल है 8,000, तो मतलब 72,000 का 1% लेना। मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, अगर साथ के साथ मैं दिखा दूं आपको तो ज्यादा आपको अंडरस्टैंडेबल होगा, सर हम यहां पे देख सकते हैं पहले पॉइंट में सेल 80,000 रखनी है, दूसरे पॉइंट में 90,000 और तीसरे पॉइंट में आपको 1,00,000 की सेल रखनी है। तो ये 3 कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहले यहां पे आप फिक्स्ड कॉस्ट अगर शो करते हो तो सर ये 4 फिक्स्ड कॉस्ट है, 1,000, 1,000, 750 और 3,000। ये तो हो जाएगा कॉपी पेस्ट तीनों कॉलम में। तो ये आपने इसका टोटल कर लिया तो ये आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गई। बाद में जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात पे आते हैं तो जैसा कि क्वेश्चन ने कहा कि आपको सेल्समैन को 1% कमीशन देना है, एक्सक्लूडिंग एजेंट सेल, एजेंट की सेल को छोड़कर। तो 80,000 में से 8,000 निकाल दोगे तो 72,000 का 1% आपको पे करना है, तो इसका मतलब 720। सेकेंड केस में 90,000 की सेल में से 10,000 हटा दो तो 80,000 का 1% 800। और थर्ड केस में 1,00,000 में से 10,500 हटा देते हो तो 89,500 का 1% 895। इसके बाद
कैरीज आउटवर्ड 5% सेल का रहेगा तो 80,000 का 5% 400 रुपए, 80,000 का 5% 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, 90,000 का 5% 4,500, 4,500 और 1 लाख का 5% 5,000। ठीक है, इसके बाद लास्ट है एजेंट को कमीशन देना आपने 7.5% ऑन एजेंट सेल। तो सर 8,000 का 7.5% इट विल बी 600। नेक्स्ट केस में 10,000 का 7.5% 750 और लास्ट केस में 10,500 का 7.5% इट विल बी 780, 7.8, 788 राउंड ऑफ में कर सकते हो। ये वेरिएबल कॉस्ट का टोटल हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट का टोटल हो गया। और अगर मैं बात करूं 5750 प्लस 5320 सर इट विल बी ग्रांड टोटल ऑफ सेलिंग कॉस्ट आ गई 5750 प्लस 6050 11,800, 5750 प्लस 6683 12433। क्वेश्चन ने यही तो पूछा है, क्वेश्चन ने प्रॉफिट थोड़ा ना पूछा है, सेलिंग ओवरहेड का बजट पूछा है। तो सर ये आपका सेलिंग ओवरहेड की कॉस्ट है। बस इतना सही ये क्वेश्चन का आंसर था 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पे आपको डिस्क्लोजर लिखने हैं, जिसके लिए आप चाहो तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो चैप्टर है उसको एक बार थ्योरेटिकली रीड कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 8 पूरा का पूरा थ्योरी, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, जिसमें पहले की वेटेज 4 नंबर है, दूसरे की 5 नंबर और तीसरे की 5 नंबर है। आपको सबसे पहले तो कॉस्ट शीट के ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस लिखने हैं, देन रिक्विजिट ऑफ गुड मटेरियल कंट्रोल सिस्टम लिखना है और आइटम टू बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग एम्प्लॉई कॉस्ट। तो सर ये हो गया आपका कॉस्ट शीट चैप्टर में से, ये हो गया आपका मटेरियल के चैप्टर में से, ये हो गया आपका एम्प्लॉई कॉस्ट के चैप्टर में से। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि सर हमें तो केवल और केवल 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट कर लो। सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, 2, 3, 4, 5, 6 और अटेम्प्ट कर लो। प्रैक्टिकल 100 में से 100 नंबर भी आ सकते हैं आपके, अगर आपके सारे आंसर सब कुछ सही होगा तो। क्योंकि अब इसमें 7 नंबर का कुछ भी लिख लो, सर 7 में से 7 नंबर एग्जामिनर नहीं देने वाला। इसी तरीके से रिक्विजिट ऑफ गुड मटेरियल कंट्रोल सिस्टम, आइटम टू बी एक्सक्लूडेड, सर 5 में से 5 नंबर नहीं मिलते। हाँ 4 में से 4 नंबर एक बार फिर भी दे दे, क्योंकि जितने कम वेटेज का क्वेश्चन होता है थ्योरी, उसमें पूरे में से पूरे मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर वेटेज ज्यादा होती है तो अकॉर्डिंगली उसमें मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2, जो कि इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का रिलीज किया। पेपर अभी रिलीज हो चुका है, सॉल्यूशन अभी रिलीज नहीं हुए, थोड़े दिनों बाद हो जाएंगे नो डाउट, बट हमने सॉल्यूशन आने से पहले ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए। अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज जो है वो अभी हमारी चल रही है, और भी जो मेरे पेपर्स हैं मैं उनके सॉल्यूशन आपके पास लेकर आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि एजुकेशन का बेनिफिट अकेले मत लीजिए, अपने दोस्तों को भी एजुकेशन का बेनिफिट दे दीजिए, क्योंकि वो भी पास हो जाएंगे, आपको कोई नुकसान वहां पे नहीं होने वाला है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फ्री टेस्ट सीरीज के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, अपडेशन के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर मैंने जो आपके सामने ये सॉल्यूशन शो किए हैं, सॉल्यूशन बनाए हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो एक व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे आप ये लिख दीजिए कि सर हमें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए एमक्यूपी सेट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग। यहां पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ दे दीजिए। देखो पीडीएफ दे दीजिए से हमें नहीं समझ में आता कि आप कौन से पीडीएफ की डिमांड कर रहे हो, कौन से पीडीएफ की डिमांड कर रहे हो। कई बार बच्चे ऐसा भी करते हैं, देखो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग एमक्यूपी का सॉल्यूशन अपलोड किया, बच्चे कहते हैं सर टैक्स का दे दो, अकाउंट का दे दो। तो देखो आप उसी का पीडीएफ की डिमांड कीजिए जो वीडियो अपलोड किया गया है, क्योंकि देखो हमारे पास अगर टैक्स के सॉल्यूशन है ही नहीं, हम आपको देंगे कहां से। इस चक्कर में कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के स्किप हो जाते हैं। तो आपको जिस चीज के लिए बोला गया है वही कीजिए। अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एमक्यूपी सेट 2 का सॉल्यूशन चाहिए दिसंबर 2023 के लिए, स्पेसिफिकली लिखिए वहां पे एमक्यूपी सेट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग दिसंबर 2023। आपको विद इन 24 आवर्स, बोलते हैं हम 24 आवर्स बट जल्दी ही प्रोवाइड करा देते हैं,
विद इन 24 आवर आपको ये सॉल्यूशन का पीडीएफ मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।